अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भी स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? तो करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज भी हमारे पास जो हमने आज काम करना है वो हमारे पास है एवेपोरेशन। लेक्चर नंबर हमारे पास 2 है। हमने पहले लेक्चर में बॉल्ट लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ा था। आज हमारे पास 2 टॉपिक है, हमारे पास एवेपोरेशन और एक हमने जो वेपर प्रेशर वाच करना है। तो आज जरा डिस्कस करते हैं एवेपोरेशन हमारे पास क्या होता है। हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस फेज, यानी लिक्विड का गैस फेज में कन्वर्ट होना, वो क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। जिस तरह एवेपोरेशन का हमें पता ही है, एवेपोरेशन किसे कहते हैं? यानी पानी का एवेपोरेट होना, यानी वाटर का, या कोई भी, सिर्फ वाटर नहीं बल्कि कोई भी लिक्विड आपके पास आ जाता है, हम कहते हैं कोई भी लिक्विड आपके पास, उसका एवेपोरेट होना क्या कहलाता है? एवेपोरेशन कहलाता है। और हमें पता है जब वो एवेपोरेट हो जाता है तो वो किस फेज में आ जाता है? वो गैस फेज में आ जाता है। इसी वजह से डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस फेज, यानी लिक्विड का गैस फेज में आ जाना वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास एवेपोरेशन कहलाता है। अच्छा, फिर सबसे पहले हम बात करते हैं इसी की कि हमारे पास एवेपोरेशन क्या होता है। तो हमने ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि हमारे पास एवेपोरेशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जांपल की। अब फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, फर्ज किया हमारे पास वाटर है, यानी हमारे पास H2O है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। जब आप इसको 40 क्रॉस टेम्परेचर आप दोगे, यानी 40 पॉइंट तकरीबन 7-8 तक जब आप टेम्परेचर देते हो, तो ये जाके यही जो वाटर होता है ये पहले लिक्विड की फॉर्म में था, तो ये क्या करता है? ये गैस फेज में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर आपको कितना देना पड़ता है? वो तकरीबन 40.7 किलो जूल पर मोल, ये आपको जो टेम्परेचर देना पड़ता है। यानी आपके पास वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप उसे टेम्परेचर देते हो तो वो किस में चला जाता है? एवेपोरेट होकर गैस फेज में चला जाता है। ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी। अच्छा, अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले बात हम एवेपोरेशन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं एवेपोरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब कंटीन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन का फिनोमेना जो हो रहा है वो लाजमी जो हो रहा होता है। यानी अगर टेम्परेचर लोअर है या टेम्परेचर अप, यानी अप उसकी वैल्यू है, तो जो एवेपोरेशन का फिनोमेना जो होता है वो हो रहा होता है। बस रेट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कम होगा एवेपोरेशन जो होगी वो कम होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा? कम होगा। उसके बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है काज कूलिंग इफेक्ट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछते हैं भाई एवेपोरेशन काजेस कूलिंग, एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग का बायस कैसे बनती है? तो सबसे पहले बात है इसकी रीजन आपके पास ये होती है कि जब, क्योंकि एवेपोरेट वही मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब इस तरह होता है कि जब एवेपोरेशन का फिनोमेना होता है तो वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारे पास बर्तन है फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर ये हमारे पास लिक्विड पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? जब एवेपोरेशन का फिनोमेना होगा तो कुछ इन्हीं में से कुछ पार्टिकल क्या करेंगे? वो एवेपोरेट होकर बाहर निकल जाएंगे। अब पहली बात, एवेपोरेट सिर्फ वही होगा जिसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो अंदर जो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जो फोर्सेज को तोड़ के जब वो बाहर आएगा, यानी इसका मतलब है कि अगर उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इन फोर्सेज को तोड़ सकता है, तो वो क्या करेगा? जिन फोर्सेज से वो बाइंड है वो उनको तोड़ के बाहर आ जाएगा। यानी इसका मतलब है वो अपनी एनर्जी यूज करेगा जो है वेपर्स की फॉर्म में आने के लिए, यानी एवेपोरेट होने के लिए। तो इसी तरह क्या होता है, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है आस्ता आस्ता वो एवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं। तो जब वो एवेपोरेट हो जाते हैं तो बाकी जो मिक्सर आपके पास जो बाकी रह जाता है, यानी जो आपके पास बाकी जो रेजिड्यू रह जाता है, अब जो बाकी मवाद बच जाता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। अब टेम्परेचर का कम होता है लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है वो ओवर होता है, तो उसका कम हो जाता है। तो इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं? वो इर्द गिर्द से, यानी गिर्दोनवा से वो एनर्जी को जज़ब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जब गिर्दोनवा से जो हीट है वो जज़ब होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? जो कूलिंग का इफेक्ट जो होता है वो काज होता है। तो यही रीजन है कि एवेपोरेशन जो होती है वो कूलिंग का बायस बनती है। अब इसी तरह फैक्टर जो कि एवेपोरेशन के रेट के ऊपर इफेक्ट होते हैं, वो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सरफेस एरिया। अच्छा, अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ये होता है कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास सरफेस एरिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एवेपोरेशन के।
इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास सरफेस एरिया ज्यादा है तो वेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, अगर आपके पास सरफेस एरिया कम है तो वेपोरेशन का रेट जो वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा। अब इसकी रीजन भाई ये है कि आपको पता है कि अगर आपने कोई चीज जल्दी से ठंडी करनी हो, अगर आपने कोई चीज जो बॉयल की है उसके बाद जल्दी से आपने उसे ठंडा करना है तो आप ऐसी चीज में ठंडा करते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा साल में, तो उससे जो है वो चीज जल्दी ठंडी होगी। यानी इसका मतलब सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन वो भी क्या होगा, कम होगा। इस तरह टेम्परेचर पे इफेक्ट करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये एवेपोरेशन का रेट ये भी क्या करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, यानी रेट ऑफ एवेपोरेशन ये भी क्या करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। यानी इसका मतलब टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन इसका, टेम्परेचर इंक्रीज एवेपोरेशन का रेट इंक्रीज, टेम्परेचर कम एवेपोरेशन का रेट कम। इस तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं अभी। अब अगर जो मॉलिक्यूल जिसको हमने एवेपोरेट करवाना है, अगर उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हुई ताकतवर, यानी वो स्ट्रॉन्ग हुई, तो उसके लिए एवेपोरेट होना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये कमजोर हुई तो उसके लिए एवेपोरेशन जो एवेपोरेट होना वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस आपके पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं इसके रेट ऑफ एवेपोरेशन के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ताकतवर है तो एवेपोरेशन का रेट जो है बिल्कुल लो होगा, लेकिन अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, वो हाई होगा। तो ये हमारे पास था जो है एवेपोरेशन। अब मजीद हम आगे चलते हैं वेपर प्रेशर की तरफ। वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है, द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature। हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम की हालत में एक लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं वो जो आके लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड, यानी वेपर्स जो है वो एक लिक्विड की वेपर जो है उसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो इक्विलिब्रियम की हालत में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसके अंदर जो डेफिनेशन है कहा जाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, जब लिक्विड जो है वेपर फेज में जाता है यानी गैस फेज में जाता है तो वहां पे दो फिनोमेना हो रहे होते हैं। अगर सिस्टम जो है वो आपने बंद किया हुआ है, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम टोटली जो बंद है तो वहां पे वेपर्स बन रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बाहर जब नहीं निकल पाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो आस्ता आस्ता दोबारा फिर कंडेंस होके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। लाइक आपका प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, सिस्टम बंद होता है, यानी ऊपर वाला ढक्कन है उसका बंद होता है, तो जितने वेपर्स वगैरह जो होते हैं वो बन रहे होते हैं दोबारा फिर वही लिक्विड में कन्वर्ट होकर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो एक रेट वो आता है जब जितने लिक्विड से वेपर्स बन रहे होते हैं उसी टाइम में उतने वेपर से दोबारा फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल दोबारा बन रहे होते हैं, यानी कंडेंसेशन का वहां पे फिनोमेना हो रहा होता है। तो जब इन दोनों का रेट यानी लिक्विड से वेपर्स बनने का और वेपर से लिक्विड बनने का अगर रेट बराबर हो जाते हैं, दूसरे वर्ड में कहूंगा रेट ऑफ वेपराइजेशन अगर इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है उसने डायनामिक इक्विलिब्रियम जो अचीव कर लिया। अब इस तरह फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द वेपर प्रेशर, अब कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो वेपर प्रेशर के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ लिक्विड। जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड की तो हमारे पास जब नेचर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं वहां पे हमारे पास दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक हमारे पास पोलर और एक हमारे पास होते हैं नॉन पोलर। अब जो हमारे पास पोलर होते हैं ये डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, अट्रैक्शन के दरमियान ज्यादा होती है। अब इन अट्रैक्शन को अगर तोड़ना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है जो वेपर प्रेशर होता है पोलर का वो कम होता है। यानी हम लिखेंगे कि जो पोलर का वेपर प्रेशर लो, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। लेकिन नॉन पोलर का क्या होता है, नॉन पोलर का ये हाई होता है, इसका क्या होता है, हाई होता है। रीजन इसकी ये होता है नॉन पोलर के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। अट्रैक्शन की फोर्सेस वीक, वेपर्स में कन्वर्ट करना जो होता है वो आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास इसका वेपर प्रेशर जो इसका रेट ज्यादा होगा। अब कैसे भी रेट कैसे ज्यादा होगा, अब पोलर में अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर्स अगर कम बनते हैं तो इसका मतलब है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर कम प्रेशर लगाएंगे। अब नॉन पोलर के अंदर क्या होगा, जब वेपर जो है वो ज्यादा बनेंगे तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो इसका मतलब है वो क्या करेंगे, वो प्रेशर भी
लिक्विड की सरफेस के ऊपर ज्यादा लगाएंगे। इसी वजह से नॉन पोलर के केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो हाई होगा और पोलर के केस में वो हमारे पास क्या होगा, वो लो होगा। इस तरह आप बात करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल की। अगर आपके पास छोटे साइज के मॉलिक्यूल हों, अगर आपने देखना हो कि उनका वेपर प्रेशर और जो लार्ज साइज वाले हैं उनका अगर आपने वेपर प्रेशर देखना हो, तो पहली बात हम बात करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल की। छोटे मॉलिक्यूल जल्दी एवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर्स में जल्दी चले जाएंगे, वो प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा करेंगे। अब जो आपके पास वो मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा होगा वो जल्दी वेपर्स में नहीं जाएंगे, इसी वजह से उनका प्रेशर भी क्या होगा, वो कम एक्सर्ट करेंगे। इसी वजह से हम कहेंगे जो हमारे पास साइज में स्मॉल है, जो हमारे पास साइज में स्मॉल होंगे भाई वो हमारे पास क्या होंगे, उनका जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो क्या होगा, कम होगा। सॉरी, जो स्मॉल होंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, उनका मोर वेपर प्रेशर होगा। और जो लार्ज होंगे उनका क्या होगा, उनका जो रेट होगा या जो उनका प्रेशर होगा वो लो होगा। अब यानी ये हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, यानी जिनका साइज छोटा होगा वो जल्दी वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट जल्दी हो जाएंगे, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। और जिन मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होगा वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसी वजह से क्या होगा कि वो प्रेशर भी क्या करेंगे, कम एक्सर्ट करेंगे। लास्ट में हमारे पास है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की अगर बात हम करते हैं तो अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे वेपर ज्यादा बनेंगे तो वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। अगर टेम्परेचर कम है तो वेपर्स कम बनेंगे, तो इसका मतलब है वो क्या करेंगे, उनका जो प्रेशर जो वो एक्सर्ट करेंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें दो टॉपिक पढ़े, एक हमारे पास वेपोरेशन था, दूसरा हमारे पास वेपर प्रेशर था। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 था। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।